दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए पॉलिटी के दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों से पहले यदि 70 बीपीएससी में फाइनल करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का जीएस पेपर 1 टू एसए के लिए 180 पीडीएफ और उसके वीडियो को 100% रद्द कर जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज जो है 4000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम डिस्कशन नंबर होगा। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों की पहचान की राजनीति। भारत की में भी यही है और बिहार में भी यही है। दोनों सिमिलर है, बहुत अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो भारत आ जाएगा तो भारत लिखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल के वर्षों में या विगत 2 दशकों में बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों की पहचान की राजनीति के उदय के कारणों पर प्रकाश डालें या बिहार की राजनीति में हालिया बदलाव पर चर्चा करें। तो हालिया बदलाव में ये भी आएगा, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज आएगा। समझ रहे हैं बिहार की राजनीति में। तो इस पीडीएफ को, वीडियो को देखने के बाद इस आंसर को आप लिख लीजिएगा। इसका लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि आखिर भारत या बिहार में पिछड़े वर्गों की पहचान की राजनीति की शुरुआत कैसे होती है और इस शुरुआत के बाद जो है बिहार की राजनीति, भारत की राजनीति पर क्या इसके असर पड़े हैं या क्या बदलाव हुए हैं, हम उसको देखेंगे। हम सबसे पहले जानने से पहले यह जानना है कि भारतीय समाज जो है परंपरागत रूप से भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। सब लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वर्णों जो है भारतीय समाज की 4 वर्ण जो है प्रमुख विशेषता रही है और इसी 4 वर्ण के आधार पर भारतीय समाज विभाजित रही है प्राचीन काल में। इस विभाजन का आधार था कर्म, जो पेशा जो था उसके आधार पर जो है सभी समाज के सभी वर्गों को बांट दिया था कि इस समाज के ब्राह्मण है तो इसका काम है पूजा पाठ कराना, क्षत्रिय है तो इसका काम है रक्षा करना, युद्ध करना, वैश्य है उसका एक अलग काम था, शूद्र है सबकी सेवा करना। तो पिछड़े वर्ग वगैरह जो है जितने भी पिछड़े वर्ग, दलित है, महिला है, सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया था, शूद्र वर्ग में भारतीय समाज में। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल की भारत में नियंत्रण स्थापित हुआ और ब्रिटिश शासन क्या किया, अपने ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के लिए कई तरह के उपाय किए थे। आप आधुनिकीकरण के देखेंगे तो कानून का शासन स्थापित करके, चुनाव की व्यवस्था करके, समझ रहे हैं, एक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना करके, संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करके भारतीय समाज को आधुनिकीकरण किया है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में जो है जो संविधान लागू किया है, उस संविधान के जितने भी प्रावधान है भारत के आधुनिकीकरण के लिए ही लाया गया है। समझ रहे हैं, तकनीकी वाला आधुनिकीकरण नहीं बोल रहे हैं। राजनीति के आधुनिकीकरण की बात जब होती है तो उसमें लोक संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, वयस्क मताधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, समाज के सभी लोगों के संरक्षण की बात जो है की जाती है। जैसा कि कल पढ़ाए हैं, कल के वीडियो में बताए थे ना कि भारत के राजनीति में आधुनिकता के तत्व, जो आधुनिकता के तत्व है वो भारत के आधुनिकीकरण का तत्व है। क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्रता के बाद भारत के आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो उस स्थिति में जो भारत के आधुनिकता के संविधान की जो भी प्रावधान है उसको आप लिखिएगा, व्याख्या कीजिएगा। वो भारत के आधुनिकीकरण के लिए है, तकनीकी वाला अलग है। तो ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश सरकार क्या हुआ कि कानून का शासन स्थापित करके दहेज प्रथा, बाल विवाह,
समझ रहे हैं, अस्पृश्यता, इस सब को रोक लगा के भारतीय समाज को आधुनिक बनाने का काम किया था। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान निर्माता जो है भारतीय समाज की जो असमानताएं थी, जाति और कर्म के आधार पर जो बंटवारा था भारतीय समाज के 4 वर्गों में, उसको बखूबी समझते थे। जो क्षुद्र वर्ग थे, जिसमें पिछड़े वर्ग भी शामिल थे, दलित भी शामिल थे, महिला भी शामिल थी, तो भारत के संविधान निर्माता जो है इस असमानता को जो है वो समझते थे और स्वीकार करते थे, और इस समानता को दूर करने के लिए असमानता को दूर करने के लिए संविधान के माध्यम से पर्याप्त जो है संरक्षण की व्यवस्था की गई थी। संविधान में पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था की गई थी ताकि जो भारतीय समाज के असामाजिक ढांचा है, असमान ढांचा है, उसको जो है समान बनाया जा सके। तो इसी क्रम में बहुत सारा काम किया गया था और इन्हीं सब जो संवैधानिक प्रावधान था उसी को लागू किया गया। लागू करने के बाद पिछले वर्गों में एक जागरूकता आई। अब क्या क्या प्रयास किया गया था उसको देखेंगे। तो समझ गए थे कि प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित था, एक असमान तरीके से विभाजित किया गया था। समझ रहे हैं? क्योंकि संविधान निर्माता इस बात को समझते थे, इसलिए इस असमान ढांचा को समाप्त करने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए कई तरह के संरक्षण की व्यवस्था किए थे। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। उसके प्रयास से जो है आज जो है पिछड़े वर्गों की चेतना बढ़ी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर इसके उदय के क्या क्या कारण है। लेकिन इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन काल से ही होती है, लेकिन हम यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि उतना लंबा जाने के टाइम नहीं है। लंबा जो है जाने की जरूरत नहीं है, वो बता दिए हैं। सबसे पहले पिछड़े वर्गों की पहचान की राजनीतिक उदय कैसे भारत में होती है वह देखना है। हम सबसे पहले यह देखेंगे संवैधानिक उपबंध है। हम संवैधानिक उपबंध के माध्यम से चर्चा करेंगे। संवैधानिक उपबंध है। अब संवैधानिक उपबंध में देखेंगे कि पिछड़े वर्गों की या दलितों, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किया गया था। अनुच्छेद 14 के तहत कानून की समानता है, यानी कानून के बराबर में 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार दिया गया, यानी समाज के सभी वर्गों को एक बराबर लाने के लिए 14 से 18। अब 14 में कानून के समक्ष समानता है। 15 में क्या है कि धर्म, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। चूंकि भारतीय समाज में क्या था कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर भेदभाव था, महिला पुरुष के आधार पर भेद था, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव था, इसको समाप्त कर दिया गया। 15 16 में जो अवसर की समता दी गई थी, यानी जितने भी 15 में, इसके अलावा 15 में भी 15(2)(3) में ये भी प्रावधान था कि सार्वजनिक कुआं, तालाब है, बाजार है, उसमें जो है क्या था कि पहले समाज के जो है ऊपरी तबके के लोग जो है निचली तबके के लोगों को जाने से रोकता था, उसमें रुकावट डालता था। इसको भी खोल दिया गया। सारे सार्वजनिक स्थल सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया, जो पहले मना ही था स्वतंत्रता से पहले। उसके बाद जो है क्या हुआ कि जो अस्पृश्यता था, छुआछूत है, अनुच्छेद 17 के तहत उसको समाप्त कर दिया गया। जो उपाधि था राजाओं का, उस अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों को अंत कर दिया गया ताकि समाज में कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। पुराने जमाने में भारतीयों को ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि दी जाती थी, उस समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त हो जाता था। जैसे अभी पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न दिया जाता है, तो उपाधि है, इससे उसका स्टैंडर्ड समाज में बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है पुरस्कार मिलने के बाद। उसको अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी को बोलने का अधिकार दिया गया संविधान में। धार्मिक 25 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सभी प्रकार के जो शोषण होता था उसको रोक लगा दिया गया संविधान द्वारा।
उसके बाद वयस्क मताधिकार दिया गया अनुच्छेद 326 के तहत, यानी सभी लोग, जो लोग भी 18 वर्ष ऊपर के लोग हैं, सभी लोग मतदान जो है दे सकते हैं। यही स्थिति थी, सभी लोगों को वयस्क मताधिकार दिया गया। अब क्या है कि जो एक स्वर्ण जाति के, देखिए हम टॉपिक्स ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसमें हो सकता है हम बोलते हैं उच्च जाति के लोगों को जितना मत का अधिकार है उतना ही एक अनुसूचित जाति के लोगों का वोट का अधिकार है, वोट का मूल्य है। तो इससे क्या हुआ कि सबको बराबर ला दिया गया, समझ रहे हैं। उसके अलावा एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया था, समझ रहे हैं। इस शुरुआत में ही संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि जो जितना मत प्राप्त करेगा, जो सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा वही विजयी होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो मत उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसी को जो है वो विजयी होता है चुनाव में, भले ही 50% कुल वोटों का 50% प्राप्त किया हो या नहीं। इन सब व्यवस्था से क्या हुआ कि सब व्यवस्था था, लेकिन शुरुआत में तो सब जो है जागरूकता की कमी थी। अब कैसे शुरुआत हुआ, देखिए 1900 संविधान के लागू होने के ठीक बाद 1950-51 में क्या हुआ कि बिहार में भूमि सुधार क्रियान्वयन हुआ। भूमि सुधार जो कि पहले क्या है कि भूमि का ब्रिटिश शासनकाल में देखेंगे भूमि प्रथा जो 3 प्रकार की भू प्रथा प्रचलित थी, महलवारी, रैतवारी और अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त में चूंकि बिहार में अस्थायी बंदोबस्त था, वहाँ बिचौलियों का प्रभुत्व था, जमींदारी व्यवस्था थी। सबसे पहले क्या हुआ कि स्वतंत्रता के ठीक बाद जो जमींदारी प्रथा उसको समाप्त कर दिया गया और जो भूमिहीन लोग थे उनको भूमि विदित कर दिया गया। समान रूप से वितरित किया गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया गया था। लेकिन जो भी क्रियान्वयन हुआ था उससे क्या हुआ कि पिछड़े वर्गों में दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया, उत्थान सुधार आया। क्योंकि अब भूमि थोड़ा बहुत मिल गया, बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। जो भूमि पट्टे पर खेती अगर कर रहा है बटैया पर लेकर, उसके संरक्षण के लिए व्यवस्था की गई किया गया। भूमि सुधार में जो बड़े बड़े जमींदार थे उसको भूमि लेकर बांट दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो पिछड़े तबके के लोग थे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया, भूमि के मालिक बने। अब बटाई पर भी खेती कर रहे थे तो उनको भी लाभ मिलने लगा। इस भूमि सुधार से उनकी स्थिति अच्छी हो गई, सामाजिक आर्थिक स्थिति। और अच्छी होने के कारण 1970 तक आते आते यह वर्ग जो है, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई भूमि सुधार से, तो यह वर्ग जो है 70 तक आते आते समाज की ऊंची जाति के लोग थे उसको जो है राजनीतिक चुनौती देने लगा। पहला 1966 में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों को मिला था, लेकिन इसका असर पूरे देश पे जो है छिटपुट पड़ा था। इससे भी पूरे देश के जो पिछड़े तबके के किसान थे उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। अब ये वर्ग, चूंकि बिहार में भी इसका असर पड़ा था, क्योंकि बिहार का भी एक जिला का चयन किया गया था, तो इन सबसे भारत में बिहार के जो पिछड़े तबके के लोग था उसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हुआ। जैसे ही आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ वह ऊंची जाति से सत्ता छीनने का प्रयत्न करने लगा था, समझ रहे हैं। यानी वह चुनौती देने लगा था ऊंची जाति के लोगों को, समझ रहे हैं। आप भी देखते होंगे ना, आज भी देखते होंगे कि अगर मान लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो दबा हुआ है, जैसे ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगा आपको चुनौती दे देगा हर स्तर पर। तो यह स्थिति होती है हर स्तर पर चुनौती। तो क्या हुआ कि इसकी राजनीतिक चुनौती देने लगा। उसके बाद जो है जाति की भूमिका। अब देखिए क्या हुआ कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। चूंकि जाति के आधार पर भारतीय समाज पहले से ही संगठित है, अलग अलग जातियों में बंटवारा है। पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक होने के कारण जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग के अलग अलग समुदाय संगठित होने लगे, और संगठित होने लगे कि चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने लगे। और सभी राजनीतिक दलों में जो है इसकी पहुंच बढ़ गई। सभी राजनीतिक दल जो है पिछड़े वर्गों को टिकट देना शुरू किया, चुनाव में लड़ाना शुरू किया, पिछड़े वर्गों को पूछना शुरू किया, इससे उनकी पहचान बढ़ी। तो इस दोनों से आर्थिक स्थिति में सुधार होने से उसकी पहचान बढ़ी, और जाति के आधार पर संगठित होकर वो राजनीतिक दलों के लिए जो है राजनीतिक दलों के बीच इसका महत्व बढ़ता चला गया। उसके बाद
क्या हुआ कि समाजवाद से प्रेरित नेताओं का योगदान। 1967 में राम मनोहर लोहिया ये बहुत बड़ा समाजवादी नेता थे। यह पिछड़े जाति के राजनीतिक एकजुटता के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। यानी वो सत्ता में पिछड़े वर्गों को भागीदारी के लिए पिछड़ा जाति के राजनीतिक एकजुटता का सिद्धांत प्रतिपादित करके पिछड़े वर्गों को सत्ता प्राप्त करने के लिए उद्देलित किया था। इससे पिछड़े वर्गों में संचार हुआ। इसके अलावा 1967 और 70 में जेपी कर्पूरी ठाकुर शुरुआत से ही विधायक हैं, लेकिन जब 1967 में उप मुख्यमंत्री बने तो क्या किया कि शिक्षा व्यवस्था को समझ रहे हैं, क्रांतिकारी काम किए थे। अब क्या क्या काम किए थे सुन लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ कि पहले मैट्रिक इंग्लिश में फेल होने वाले को मैट्रिक में पास नहीं माना जाता था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर आकर सीधे कहा कि नहीं, जो मैट्रिक में फेल है वो भी मैट्रिक पास उसको ही माना जाएगा। यानी मैट्रिक फेल को ही मैट्रिक उत्तीर्ण जो है घोषित किया। यानी मैट्रिक में इंग्लिश में फेल होना की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इंग्लिश में पास होने की अनिवार्यता को बिल्कुल समाप्त कर दिया। इसके अलावा जो है मैट्रिक तक की शिक्षा को मुफ्त घोषित कर दिया गया, मुफ्त घोषित किया। छात्रवृत्ति वगैरह जो है देने की शुरुआत किया। इससे पिछड़े वर्गों में क्या हुआ, उनकी शैक्षणिक स्थिति में सुधार होने लगा। इससे चेतना बढ़ी। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर क्या क्या था कि जब मुख्यमंत्री बना तो कर्पूरी फॉर्मूला लाया था। उसके तहत पिछड़ा वर्ग को अति पिछड़ा पिछड़े वर्गों में बांट दिया और मुंगेरी लाल कमीशन को लागू करके उनको आरक्षण दे दिया। समझ रहे हैं। इससे पिछड़े वर्गों की पहचान बढ़ी, पिछड़े वर्ग की राजनीति शुरू हो गई। जेपी के समय जेपी भी जो क्या हुआ कि जेपी एक समाजवादी थे और समाज में समानता लाने के लिए जन्म वगैरह को तोड़ने का जो है आह्वान किए। पिछड़े वर्गों को समाज में बार लाने के लिए वो आह्वान किए। संपूर्ण क्रांति उनकी जो है उसमें लालू प्रसाद यादव, रामविलास, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, ये सब उन्हीं का देन है, उन्हीं आंदोलन का जो है उपजा है। जी। उसके बाद क्या हुआ कि लालू यादव मुलायम क्या जब मुख्यमंत्री 1990 में बने तो पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित इस सब को जोड़कर जो है पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए जो है आवाज जो है बुलंद करने लगे। इससे पिछड़े वर्गों की राजनीति शुरू हो गई। मुलायम सिंह यादव भी उत्तर प्रदेश में यही करने लगे। नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने। 5 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग की राजनीति करने लगे। आते आते पिछड़े वर्गों को अभी जो है पिछड़े वर्गों को जो है आरक्षण कहा 18% था और बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तो पिछड़े वर्गों की आरक्षण जो है, पिछड़ा वर्गों को टोटल आरक्षण जो है 27% था बिहार में, वो बढ़ाकर 43% कर दिया है। अब देखिए एक मंडल आयोग है। अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह आदेश दिया गया है कि वह पिछड़े वर्गों के लिए जो है एक आयोग गठित करेगा। और पिछड़े वर्गों के लिए आयोग जो है सबसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 1953 में गठित किया गया था और 55 में इसकी रिपोर्ट आई है। काका कालेलकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। लेकिन काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर काका कालेलकर आयोग जो है उसमें 3000 से अधिक पिछड़े जातियों की पहचान किया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन 1977 में क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली भारत की गैर कांग्रेसी सरकार थी 1970 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। इस जनता पार्टी में कई पिछड़े दलों के नेता जो है, पिछड़े दलों की पार्टी जो है घटक दल थे, जैसे महान क्रांतिकारी दल, सोशलिस्ट पार्टी। इसके नेता जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले पिछड़े वर्ग थे, पिछड़े वर्गों से आते थे। इसका जनाधार पिछड़े वर्गों में था। इसी में एक विंध्यश्री मंडल थे, विंध्यश्री मंडल, बीपी मंडल मधेपुरा के थे, मधेपुरा क्षेत्र से ही आते थे। और बीपी मंडल क्या किए थी कि जो कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इधर कर्पूरी फॉर्मूला लागू करके 1977 में बिहार में पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्गों को अलग कर दिया गया था, आरक्षण दे दिया गया था। अब बीपी मंडल क्या हुआ कि जो गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की थी उसमें सोशलिस्ट पार्टी था और महान क्रांति दल था। अब ये लोग जो है आरक्षण की मांग करने लगे
पिछड़े वर्गों के लिए। अब इस मांग, चूंकि सरकार में जो है पिछड़े वर्गों का बड़े नेता थे, ये मांग करने लगे। अब बीपी मोरारजी देसाई क्या हुआ कि बीपी मंडल के अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया 1978 में। यह आयोग अपना रिपोर्ट सौंपा, 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग के रूप में पहचान किया। और यह आयोग जो है मंडल आयोग, जो बाद में मंडल आयोग के नाम से जाना गया, यह मंडल आयोग पिछड़े वर्गों के दशा में सुधार के लिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई प्रकार की सिफारिश किया था, जिसमें एक ये भी था कि पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जाए। शुरुआत में इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बीपी सिंह 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो बीपी सिंह के था, बीपी सिंह जो है ओबीसी को 27% आरक्षण देने का सुझाव था, उसको लागू कर दिया। उसके बाद जो है ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त हुआ। अब इस आरक्षण से ही पिछड़े वर्गों की पहचान बढ़ी, सामाजिक राजनीति प्रशासन में उसकी भागीदारी बढ़ी, इनकी पहचान बढ़ने लगी। उसके बाद जो है उदारीकरण की नीति, उदारीकरण 1990 के दशक में उदारीकरण की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 91-92 में व्यवस्थित शुरुआत हुई है। उदारीकरण की नीति के बाद जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी का विस्तार होने लगा, और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के बाद क्या हुआ कि अब जो है जाति जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया या सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से संगठित होने लगे, संचार सुगम हो गया, वो यूनाइट बनाने लगे, और एक दबाव समूह के रूप में पिछड़ा वर्ग जो है राजनीति होने लगी। तो ये उदारीकरण से एक उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हुआ, और पिछड़े वर्गों की टेक्नोलॉजी जो है पिछड़े वर्गों में एकजुटता जोड़ने का जो है एक बहुत बड़ा माध्यम का काम किया। इन सब से पिछड़े वर्गों की राजनीति की शुरुआत हुई है भारत में, बिहार में, समझ रहे हैं। अब इस पिछड़े वर्गों की राजनीति की शुरुआत से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ है उसको देखेंगे। सबसे बड़ा बदलाव जो है, अब प्रभाव भी आ जाएगा तो इसको प्रभाव में भी लिखिएगा, इसी पॉइंट को, बदलाव प्रभाव में। तो प्रभाव में सकारात्मक नकारात्मक दोनों होगा, बदलाव में क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों को एक ही साथ लिखना है आपको। सबसे बड़ा बदलाव राजनीति में क्या हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हो गया। पहले सत्ता में क्या क्या था, ऊपरी वर्ग के लोग थे, ऊपरी वर्ग ऊंची जाति के लोग सत्ता में केंद्रित थे। लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्गों की राजनीति पहचान बढ़ी, सत्ता सीधे ऊपरी जाति से निचली जाति में, पिछली जाति में आ गया है। अब बिहार में पिछले 33 साल से पिछड़े वर्गों के हाथ में सत्ता है। लालू यादव, नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, मायावती, इसी तरह देश के अन्य राज्यों में पिछड़े वर्गों से आने वाले, दलित वर्ग से आने वाले नेता मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पिछड़े वर्ग से, चुनाव में वही बोलते हैं कि हम पिछड़े वर्ग से हैं, समझ रहे हैं। एक पिछड़ा जो है, अभी मोदी नाम को लेकर, सरनेम को लेकर विवाद पैदा हो गया, तो मोदी कहने लगे कि नहीं से मोदी स्वयं मोदी बोलने लगे कि पिछड़े वर्गों की अपमान हुई है। बीजेपी के जो प्रदेश थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वे भी बोलने लगे थे। तो सत्ता सीधे ऊपरी जाति से निचली जाति में हस्तांतरण हो गया है, चाहे केंद्र हो या राज्य। और साथ ही साथ संसद विधायक में पिछड़ी जातियों की प्रतिनिधि हिस्सेदारी में वृद्धि हुआ है, शासन प्रणाली में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, पहला। दूसरा है कि क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अब पिछड़ी जाति से आने वाले नेताओं ने जैसे ही चेतना बढ़ी, उनकी पहचान बढ़ी, वो राजनीतिक पार्टी बना लिए। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, उसके बाद जो है नीतीश कुमार, जदयू, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, ये सब पिछड़े वर्ग से आने वाले हैं, सब राजनीतिक पार्टी बना लिया। इसी तरह से दक्षिण भारत में अलग अलग लोग जो है राजनीतिक पार्टी बना लिए, इससे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। गठबंधन सरकार की शुरुआत, अब जैसे ही पिछले क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, अब जो है किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना बंद हो गया। अब अलग अलग जो है पार्टी को बहुमत मिलने लगा, अलग अलग पार्टी वोट जो है बंटवारा हुआ, इससे गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई है, समझ रहे हैं। अब पिछड़े वर्गों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ है। अब पिछड़े वर्गों की
पहचान की राजनीति के कारण भारत सरकार को 102वां संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़ी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना पड़ा है। अब पिछड़े वर्गों की राजनीति के कारण क्या हुआ कि बिहार सरकार जो है जातिगत सर्वे कराया और जातिगत सर्वे करा के पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 27% बढ़ाकर 43% कर दिया है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो है मराठा जो है आरक्षण की मांग कर रहा है, जाट आरक्षण की मांग, गुज्जर आरक्षण की मांग जो है, पटेल गुजरात के पटेल समुदाय जो है पटीदार समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। अलग अलग समुदाय से आरक्षण की मांग जो है पिछड़े वर्गों में शामिल करने की मांग की जा रही है। और अब जो है कुछ समय बाद क्या हुआ कि मांग बदलती जोर पकड़ने लगा तो भारत सरकार को ऊंची जाति के लोगों को भी जो है 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना पड़ा है। अब उसके बाद जो है केंद्र राज्य में विवाद पैदा हो गया, बढ़ गया है। अब आरक्षण के मुद्दे पे जैसा कि मंडल आयोग के निर्णय 1990 में लागू हुआ, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी 1992 में। सुप्रीम कोर्ट जो है 1992 में सुप्रीम कोर्ट क्या किया, इंदिरा गांधी बनाम भारत संघवाद में वो भी आरक्षण की कैप को 50% रख दिया, साथ ही साथ प्रोन्नति में आरक्षण की मंजूरी नहीं दिया। इसको लेकर केंद्र और राज्यों के बीच लगातार विवाद पैदा हो रहा है। 1991 में 91 में विवाद की शुरुआत हुई, जो आज तक जो है आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र राज्यों में टकराहट है। कभी क्रीमी लेयर की परत बढ़ाने को लेकर, कभी आरक्षण की दायरा को, अभी बिहार सरकार 43% आरक्षण दिया है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट तो निरस्त करेगा, फिर सरकार और न्यायालय के बीच विवाद पैदा होगा। केंद्र राज्य विवाद अब जब से जो है पिछड़े वर्गों की सत्ता हस्तांतरण हुआ है, केंद्र राज्यों में विवाद पैदा हुआ, क्योंकि पिछड़े वर्ग के नेता अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष अनुदान, पिछड़े राज्य को पिछड़ा अपने राज्य को पिछड़ा वर्ग का दर्जा देना थी, विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दे पे अधिक अनुदान को लेकर मांग करता है केंद्र से। क्षेत्रीयता को जो है बढ़ावा देता है, इससे केंद्र राज्यों के बीच भी विवाद पैदा हुआ है। बिहार में देख रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा को लेकर। यह है आर्थिक बदलाव में देखेंगे तो आर्थिक स्तर पर देखेंगे पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला है, चूंकि मांग को बढ़ावा मिला है। दूसरा नुकसान अगर इतना फायदा बता है, नुकसान देखेंगे तो लोक लुभावन नीति घोषणा करने से पिछड़े वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सरकार को अधिक से अधिक खर्च करना पड़ा है। इससे सरकार पर संसाधन का दबाव पड़ा है, राजकोषीय घाटा में वृद्धि हुआ है। शासन प्रणाली में क्या बदलाव हुए हैं, शासन प्रणाली में पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुआ है और शासन पहले की तुलना में अधिक जनतांत्रिक हुआ है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों के लोग शासन में हैं। जब सभी वर्गों की लोग शासन में होगा तो शासन जनतांत्रिक होगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा उस पर। विशेष नीति का अब ये पिछड़े वर्गों की पहचान की नीति का परिणाम हुआ कि सरकार को शासन प्रणाली में पिछड़े वर्ग उत्थान की विशेष योजना बनाना पड़ा है। अब देखिए अलग अलग समिति, छात्रवृत्ति, पिछड़े वर्ग की विशेष योजना की शुरुआत जो है करना पड़ा है। लोक लुभावन नीति, अब क्या हुआ है कि शासन प्रणाली में लोक लुभावन रेबरी कल्चर का दौर बढ़ा है, क्योंकि गेहूं चावल या फ्री वाला जो है अनाज है, इसकी जो है शुरुआत हुई है पिछड़े वर्ग की राजनीति से। यह स्थिति है। सामाजिक बदलाव में देखेंगे तो समाज में जो है पिछड़े वर्ग की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ है, तो दूसरी ओर उच्च जाति अग्री और पिछड़ी राजनीति की शुरुआत हुई है। अग्री पिछड़ी, इससे दोनों समुदाय के अग्री और पिछड़ी यानी ऊंची जाति के लोगों का पिछड़े वर्ग के बीच टकराहट बढ़ा है समाज में। तो ये सारे जो है बदलाव हुए हैं, उदय है। अब आपको तो यह पिछड़े वर्गों की पहचान की राजनीति में क्या बदलाव हुए हैं, ये सब आपको देखना होगा। बदलाव में भी प्रभाव में भी लिखना है इसको, इसी पॉइंट को पीडीएफ में लिख दिया गया है, एरो देकर बदलाव प्रभाव, इसी को आपको लिखना है। उदय है। और हम अब दलित वर्ग की राजनीति जो है दिखाएंगे, फिर महिला दिखाएंगे। अभी हम इस बार बहुत होलिस्टिक वे में टॉपिक्स कवर करेंगे, पूरी मन से पढ़ाना है 70।
आप लोग जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं।